हेलो एवरीवन, आई एम राज और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अतुल इंस्टीट्यूट पे। तो पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड के 2022 का जो मॉडल सेट आया उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 2021 में जो बिहार बोर्ड ने एग्जाम लिया है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2021 में पूछे गए फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्कशन से। तो हम लोगों के पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम आपसे पूछा जा रहा है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम पूछा जा रहा है और नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी जो किसी भी जो मीडियम का होता है वो डिफाइन किया जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q इज। एक आपका पॉइंट चार्ज है जो Q है और यहां से R दूरी पर आपके पास एक पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू को लिखना है। तो इस चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन एक आपका मॉडल सेट में भी था, तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो यहां पर ये जो Q बाई R है तो Q बाई R स्क्वायर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में, और जब पोटेंशियल पूछा जाए तो सिंपल क्या होगा? Q बाई R होगा। ठीक है, ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन है ये किसी साइट से डाउनलोड किया गया है, तो इसमें ऑलरेडी पहले से ऑप्शन टिक किया गया हुआ है। तो हो सकता है कि हम जो यहाँ पर आंसर आपको बताएं तो वो आपका आंसर सही बताया जा रहा है। ये किसी बच्चा के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है तो वो अपने हिसाब से इसको आंसर को मार्क किया है, तो हो सकता है कि उसका आंसर गलत हो। तो यहाँ पर जो टिक है उसको सही आंसर नहीं मानिएगा, हम जो बता रहे हैं उसको सही आंसर मानिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका ऑप्शन है वो क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, सरफेस चार्ज डेंसिटी का आपसे क्या पूछ रहा है कि फॉर्मूला क्या होगा? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो आपका बराबर होता है टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, इसके यूनिट को भी पूछा जाता है जो कि आपके मॉडल सेट में भी था। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है ये कह रहा है वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जा रहा है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 होता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा जा रहा है आपसे कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r। ठीक है, अर्थ का रेडियस r है और उसके इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो देखिए I जो होता है वो किसके बराबर होता है? Q बाई T। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि 1 एम्पियर जो होगा वो बराबर हो जाएगा 1 कूलम बाई 1 सेकेंड के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, उसको हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, ईएमएफ का आपसे यूनिट पूछा जा रहा है। तो देखिए ईएमएफ जो है वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को ही ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। जो आपका सेल होता है तो सेल का जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है उसी को ईएमएफ कहा जाता है। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट I फॉर टाइम t इज। अगर किसी कंडक्टर से t टाइम तक I करंट फ्लो होता है जिसका रेजिस्टेंस R है तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा? तो ये जो है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा I स्क्वायर RT। ठीक है, जो हीट लॉस होगा वो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस जो होगा वो होगा I स्क्वायर RT होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये पूछ रहा है कि जो 5 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? तो देखिए ये जो टेस्ला है, टेस्ला को हम लोग
वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन ए है 5 इंटू वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे रिलेशन पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में रिलेशन पूछ रहा है। ये आपके मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन था, तो आप यहां से देख सकते हैं कि सी ऑप्शन हो जाएगा, IRMS इज इक्वल टू 0.707 I नॉट। ठीक है, यहाँ पर I नॉट पीक वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इन AC सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज। तो देखिए ये आपका मॉडल सेट में भी क्वेश्चन था, तो जो एक्सेल होगा जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ये आपका बराबर होता है किसके, ओमेगा एल के। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के लिए इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पावर फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, cos फाई से। पावर फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, cos फाई से डिनोट करते हैं। और आपका एसी सर्किट में तीन तरह का पावर होता है। एक होता है एपरेंट पावर, जिसको हम लोग VI से लिखते हैं। एक होता है ट्रू पावर, जिसको हम लोग VI cos फाई से लिखते हैं। और एक होता है एपरेंट पावर VI होगा और ट्रू पावर VI cos फाई होता है। ठीक है, और एक होता है रिएक्टिव पावर, जिसको हम लोग VI sin फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको cos फाई लाना है, तो देख सकते हैं कि जब हम VI cos फाई में VI से डिवाइड कर देंगे तो VI कट जाएगा और बच क्या जाएगा, cos फाई बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो पावर फैक्टर होगा वो रेशियो होगा किसका किसका, ये हो जाएगा ट्रू एवरेज पावर का और एपरेंट एवरेज पावर का। ठीक है, ये आपका रेशियो हो जाएगा ट्रू, यहां से जो आपके पास जो ऑप्शन सी दिख रहा है पावर फैक्टर, ये आपका हो जाएगा ट्रू एवरेज पावर। ट्रू एवरेज पावर मतलब VI cos फाई। ठीक है, और एपरेंट एवरेज पावर होता है VI। ठीक है, तो VI से VI कट गया, क्या बच गया, cos फाई, और इसी cos फाई को क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज। इसमें आपका जो टॉपिक है कलर कोडिंग का, कार्बन के रजिस्टर का, उसमें जो कलर कोडिंग का टॉपिक है, तो उसमें से पूछा जा रहा है कि जो ग्रीन होता है वो किस कलर को डिनोट करता है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा, जिससे आप किसी भी कलर के डिजिट को निकाल सकते हैं। ये याद रखिएगा, BBROY। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, और देखिए यहां से आपको G लेना है और यहां से आपको B लेना है और यहां से V लेना है और यहां से फिर आपको G लेना है और यहां से W, उस लेटर का ये लेना है। ठीक है, तो इधर क्या हो गया, BB रॉय। अगर आप पूरा सेंटेंस बनाने के लिए ऐसे इसको पढ़ सकते हैं, BB रॉय ऑफ, तो ऑफ नहीं लिखना है, ग्रेट ब्रिटेन, हैज को नहीं लिखना है, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इस आधार पर जो इसका कलर कोड बनता है, तो देखिए यहां से जो शुरू होता है ब्लैक से शुरू होगा, B फॉर ब्लैक, फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये ग्रीन, और ये ब्लू, और ये वायलेट, और ये G आपका ग्रे होगा, और ये W से व्हाइट हो जाएगा। और जो डिजिट का शुरुआत करना है वो 0 से करना है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके लिए 8 और इसके लिए 9। ठीक है, तो टोटल आपके पास जो 10 डिजिट है 0 से लेकर 9 तक, वो आपका सारा आ गया। तो इसमें देखिए कि क्या कर रहा है, ग्रीन कलर का आपसे पूछ रहा है, तो देख लीजिए आपका ग्रीन कहां है, 5 नंबर पे। ठीक है, तो यहां से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस कोड को आप याद रखिएगा, तो आप किसी भी कलर के लिए आप डिजिट को ये कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिजिट का जो शुरुआत कीजिएगा वो 0 से कीजिएगा। यहाँ पर मिस्टेक होता है, कभी कभी स्टूडेंट 1 से स्टार्ट कर देता है तो गलती होने का चांस रहता है, तो 0 से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ग्रीन कलर का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी V इन अ मैग्नेटिक फील्ड B इज। लॉरेंस फोर्स के बारे में पूछ रहा है कि Q चार्ज है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका क्या हो जाएगा, Q इंटू V क्रॉस B, बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V क्रॉस B। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है। कि तो देखिए, तो ट्रांसफार्मर में चेंज क्या होता है, ट्रांसफार्मर में या तो वोल्टेज चेंज हो सकता है या करंट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एसी वोल्टेज। ठीक है, और जो ट्रांसफार्मर है वो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, कभी भी डीसी पे काम नहीं करेगा। ठीक है,
तो ये वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, जैसे होता है ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज लेवल इंक्रीज होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज लेवल डिक्रीज होता है। तो ये वोल्टेज लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, एम्पियर मीटर। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एम्पियर मीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। ये आपके मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज, वैक्यूम के मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 होता है। ये आपके भी मॉडल सेट में ये भी क्वेश्चन था। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वैक्यूम का, वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, ये भी आपके मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी के लिए इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो क्या होगा, म्यू बराबर बी बाई एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपसे ये पूछा जा रहा है कि इफ बी इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिप, BH is the horizontal component of Earth's magnetic field and BV is the vertical component of Earth's magnetic field, then which of the following relation is correct। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये इसका है horizontal component और ये इसका है vertical component। ठीक है, और ये रहा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। हालांकि इस केस में ये जो एंगल ऑफ डिप है इसको लिखा गया है किससे, इसको यहाँ पर लिखा गया है, इसको यहाँ पर लिखा गया है डेल्टा से। ठीक है, तो हम भी यहाँ से डेल्टा से लिखेंगे, ये आपका बी रहा, और ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। तो देखिए, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का 2 कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस बी का जब आप ये वाला कंपोनेंट लीजिएगा, इस साइड में लीजिएगा, तो वहां से आपको अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, जो कि किसके बराबर होगा, बी कॉस डेल्टा के बराबर होगा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, जिसको हम लोग बीबी से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा बी साइन डेल्टा के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, ये आपका बराबर हो जाएगा बी कॉस डेल्टा के। किसके बराबर हो जाएगा, बी कॉस डेल्टा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ये भी आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ई क्रॉस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर। इसमें से लाइट ईयर किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो लाइट ईयर से क्या पता चलता है, आपको डिस्टेंस पता चलता है कि जो आपका लाइट है वो एक 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है। तो कैसा बनता है सिंपल माइक्रोस्कोप से इमेज, आपके पास वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट्स इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह के आई डिफेक्ट को रिमूव किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, फार साइटेडनेस। ठीक है, इससे हम लोग फार साइटेडनेस को दूर करते हैं। और अगर कॉन्केव लेंस पूछता तो उसका क्या हो जाता है, नियर साइटेडनेस आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर के लिए इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओमेगा से हम लोग डिस्पर्सिव पावर को डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। यहाँ पर जो म्यू है, इस म्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया गया है, और जो V और R है वो कलर के लिए है, V फॉर वायलेट और R फॉर रेड और Y फॉर येलो। ठीक है, तो जो डिस्पर्सिव पावर होता है ये बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर और माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c, इट्स वैल्यू इन ग्लास। और जो म्यू दिया है वो 3/2 दिया है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है 3/2 दिया हुआ है ग्लास का। तो पूछा जा रहा है कि इस ग्लास वाले मीडियम में इसका स्पीड क्या होगा। तो ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि किसी भी मीडियम में जब हमको स्पीड ऑफ लाइट निकालना हो तो क्या किया जाता है कि वैक्यूम में जो भी हो स्पीड लाइट का, उसमें डिवाइड लगा दिया जाता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो क्या निकल के आ जाता है, आपको उस मीडियम का स्पीड निकल के आ जाता है। तो ठीक है, तो इसमें जो लाइट का स्पीड है वो c है,
और म्यू का वैल्यू कितना है 3/2 है, ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3c। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 27 नंबर कि द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के आपको लेंथ को पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा f0 प्लस fe, जहां पर f0 क्या है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है और fe क्या है आईपीस लेंस का फोकल लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ऑफ हेल्दी मैन इज अबाउट, हेल्दी मैन का जो आपका आई लेंस होता है उसके आपके फोकल लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि जो ह्यूमन आई है उसमें जो लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो इसके फोकल लेंथ के बारे में पूछा गया था, तो ये लगभग 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें से किस फिजिकल क्वांटिटीज में आपका जो है इंटरफेरेंस में रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी का इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, फोटोन का रेस्ट मास कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो फोटोन है वो एक चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल होता है। ठीक है, उसके पास कोई भी ना तो चार्ज है और ना ही मास होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही ए 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज, इसमें बोहर के फ्रीक्वेंसी कंडीशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए E1 E2 क्या है, E1 और E2 जो है आपका एनर्जी लेवल में एनर्जी का डिफरेंस है, तो ये हमेशा बराबर होता है h न्यू के। ठीक है, ये वही h न्यू है जो आपका फोटोन एनर्जी रखता है, तो जो एनर्जी लेवल में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो आपका बराबर होता है h न्यू के, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर एक हेवी न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। तो सन में क्या होता है कि हाइड्रोजन के जो छोटे छोटे दो नाभिक मिलकर हीलियम के बड़े नाभिक को बनाते हैं और उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ क्या निकलता है एनर्जी निकलता है, तो इसका ऑप्शन डी हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको क्या करना है सिल्वर को टिक लगाना है, सिल्वर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे नॉर गेट के बारे में पूछा जा रहा है कि नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन आपसे नॉर गेट का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके मॉडल प्रैक्टिस पेपर में और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन आपको बताया गया है, इसमें नॉर गेट का पूछा गया है। तो देखिए और देखिए यहां पर थोड़ा समझ लीजिए कि जो और है ना, और का मतलब समझिए कि प्लस ऑपरेशन को, प्लस लॉजिक को डिनोट करता है, और जो एंड है ये मल्टीप्लाई ऑपरेशन को डिनोट करता है। ठीक है, और जब कभी भी इस गेट के पहले एन लग जाएगा ना, यानी कि समझिए कि उसमें नॉट गेट जुड़ा हुआ है, और नॉट गेट को बुलियन एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाते हैं, इसको बार भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बुलियन एक्सप्रेशन नॉर गेट का है, यानी कि नॉर गेट बना कैसे होगा, और गेट में नॉट गेट जोड़ देंगे तो नॉर गेट बन जाएगा। तो और गेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है a प्लस बी, और का मतलब प्लस समझ के रखना है, और चूंकि नॉर लगा है एन लगा है यानी कि नॉट करना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट या a प्लस बी का बार। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है ये एक्चुअली यहाँ पर a है। ठीक है, y क्या है उस गेट का आउटपुट है, तो y बराबर a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट या a प्लस बी बार इसको पढ़ सकते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर ये। ठीक है, बाइनरी में आपके पास एक नंबर दिया हुआ है और कह रहा है कि इस डेसिमल में कितना होगा, तो आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको कल जो बताए थे कि आपको याद क्या रखना है 8421 वाला ट्रिक याद रखना है। ठीक है, 8421 वाला ट्रिक याद रखना है। तो यहां पर देखिए जो जो जीरो है उसको छोड़ दीजिए, जहां जहां 1 है उसको ऐड कर दीजिए। तो 8 और 1 पर क्या है 1 1 है, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, यानी ये जो नंबर बाइनरी में लिखा गया है इसका डेसिमल में आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अल्फा डीके ऑफ एक्स, एक एलिमेंट है उसका सिंबल दिया है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है और ए उसका क्या है मास नंबर है। तो आप सभी लोगों को पता है कि अल्फा पार्टिकल जब कभी भी निकलता है डीके करता है तो मास नंबर 4 से घट जाता है और एटॉमिक नंबर 2 से घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मास नंबर 4 से घट गया है और एटॉमिक नंबर 2 से घट गया है, और अल्फा पार्टिकल के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल होता क्या है हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो ये आपका हीलियम बाहर निकल गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, इसमें से कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल है, प्रोटॉन भी फंडामेंटल है, न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल है, अल्फा पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक आपका डेटाबेस क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग। टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए इसमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज को हम सिलेक्ट करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 to 300 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसका ब्रॉडकास्टिंग का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज करेक्ट टू मेजर एटेन्यूएशन। ठीक है, एटेन्यूएशन को मेजर करने के लिए किस यूनिट का हम लोग उपयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा डेसिबल, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और पूछा जा रहा है कि पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नेगेटिवली चार्ज होगा कि अनचार्ज होगा यानी कि न्यूट्रल होगा। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, अनचार्ज नेगेटिवली चार्ज, अनचार्ज या अनचार्ज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बट चार्ज एट हाई टेम्परेचर। तो देखिए किसी भी टाइप का आपका सेमीकंडक्टर हो, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, ठीक है, भले ही पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो होल्स होगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके पास होल्स होता है। लेकिन किसी भी तरह का सेमीकंडक्टर हो वो जो होगा वो हमेशा न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, अनचार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज। तो आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π के बराबर होता है। तो n का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यहाँ पर 1 पुट कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, h/2π, जो कि ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जो डोनर इंप्योरिटी है, एटम हैज वैलेंसी, उसका क्या होता है। ठीक है, जब सेमीकंडक्टर को डोपिंग किया जाता है तो देखिए दो तरह का डोपिंग होता है, एक हम लोग डोनर इंप्योरिटी से करते हैं और एक एक्सेप्टर इंप्योरिटी से करते हैं। तो जो डोनर इंप्योरिटी होता है उसका जो वैलेंसी होता है 5 होता है, यानी वो पेंटावैलेंट एटम होता है जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी होता है उसका जो वैलेंसी होता है वो 3 होता है, ट्राइवैलेंट एटम होता है। ठीक है, तो डोनर इंप्योरिटी का जो वैलेंसी होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा सी आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वोल्टमीटर क्या मेजर करता है। तो ये सभी को पता होगा, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्टमीटर। ठीक है, इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका जो वैल्यू होगा ये एक्चुअली आता कहां से है, ये कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है ना, दो चार्जेस के फोर्स का, वही वाला ये कांस्टेंट है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा ये वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इसमें से कौन सा रिलेशन क्या है, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होगा। तो ये सभी को पता है कि V बराबर क्या होता है, W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है उस तरीके से। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये होता है कूलम्ब मीटर, सॉरी ए इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, कूलम्ब मीटर होगा उसके यूनिट का। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली होता क्या है, दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, नेचर अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए क्या है, एल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ये होता है कि इसमें से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना है और दोनों चार्ज के बीच का जो लेंथ है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बना, Q × L। तो Q के लिए यूनिट क्या होगा, कूलम्ब, और L के लिए यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस है तो मीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़िएगा, ठीक है, एक्चुअली ये कूलम्ब मीटर लिखा हुआ है, हालांकि इसको m छोटा लिखना चाहिए था,
कूलम साइंटिस्ट के नेम पे बड़ा हुआ यूनिट है तो वो कैपिटल लेटर में लिखा गया है, ठीक है। तो ये कूलम मीटर है, सेंटीमीटर को रीड नहीं करना है, ये कूलम मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 फैराड इज इक्वल टू, ठीक है, फैराड जो है वो किसका यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस डिफाइन कैसे किया जाता है, C बराबर Q बाई V, चार्ज बाई वोल्टेज, ठीक है। तो चार्ज का क्या हो जाएगा यूनिट कूलम और वोल्टेज का क्या हो जाएगा V, यानी कि V को ऊपर लेके जाइएगा तो V-1 कूलम पर वोल्ट। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, कूलम पर वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन करा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर बी ये हुआ हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। कंडक्टर है तो कंडक्टर के पास कुछ ना कुछ क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ CV स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और यही इंडक्टर पूछता कि इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता, तो हाफ LI स्क्वायर होता, जो कि कल के मॉडल प्रैक्टिस में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर येलो, ठीक है। देखिए जो आपका सोलर स्पेक्ट्रम में जो विबजियोर होता है उसमें से जो येलो कलर होता है उसको मीन कलर बोला जाता है। तो इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को पूछ रहा है कि उस मीन कलर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे। तो देखिए मीन कलर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो बराबर होता है μr प्लस μv बाई 2, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर प्लस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर बाई 2, ठीक है। तो यही आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देगा किसका, येलो कलर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज, पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब मतलब आपके पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसके पावर को पूछा जा रहा है। तो देखिए पावर एक्चुअली होता क्या है, पावर का मतलब होता है कि किसी भी आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब रे ऑफ लाइट पास कर रहा है तो क्या उसका कन्वर्जिंग नेचर है, डाइवर्जिंग नेचर है, उससे पावर के बारे में पता चल रहा है। जब आप पैरेलल ग्लास स्लैब से किसी भी रे ऑफ लाइट को लेके आइएगा तो बेंड करेगा और फिर ऐसे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है कभी भी आपका एक पॉइंट पे कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका पावर जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा पावर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है वो आपका बराबर होगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। यहाँ पर म्यू वी क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर, म्यू आर क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, और ए क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपके पास दो लेंस होता है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, ठीक है। इस साइड वाले लेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं और इस साइड वाले लेंस को हम लोग आईपीस बोलते हैं, क्योंकि इधर पे आपका आई होता है जिससे इसको देखा जाता है और ये आपका ऑब्जेक्टिव आईपीस होता है, इधर ऑब्जेक्ट होता है जिसको देखना होता है, इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव पड़ा है और इसका नाम आईपीस पड़ा है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका साइज बड़ा होता है, इसका मतलब है कि इसका फोकल लेंथ अगर हम f0 से लिखते हैं और आईपीस के फोकल लेंथ को अगर हम fe से लिखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि fo क्या होगा, बड़ा होगा, और fe क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव वाले लेंस का फोकल लेंथ क्या होता, बड़ा होता है, और आईपीस वाले लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। और अगर यही क्वेश्चन आपसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए पूछता तो आंसर उल्टा हो जाता। उस केस में f0 छोटा होता और fe बड़ा होता, उसमें आईपीस की तरफ जो लेंस होता है वो बड़ा होता है और ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है वो छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर इज, रिलेटिव परमिटिविटी पूछ रहा है एयर का। तो एयर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। एयर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा। तो अभी आप पीछे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किए हैं कैसे, E बराबर F बाई Q, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, F बराबर QE। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटी है, ठीक है। तो देखिए इस फिगर में देखिए इस दोनों पॉइंट को क्या कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, ये दोनों शॉर्ट हो गया है। तो सिर्फ आपके पास सर्किट में बचेगा क्या, ये वाला सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस।
पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो पैरेलल कनेक्शन में आपका क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जो होता है वो सभी रेजिस्टेंस को सेम मिलता है। और अगर यही सीरीज में पूछता तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस को ऐड किया जाता है तो करंट सेम रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 हेनरी 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 हेनरी किसके बराबर होगा। ठीक है, 1 हेनरी किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 हेनरी जो होगा वो बराबर हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 मिली हेनरी के। ठीक है, मिली मतलब 1000 होता है ना, जैसे 1 मीटर में क्या होता है 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 10 टू दी पावर 3 मिलीमीटर ऐसा करके होता है। तो उसी तरीके से 1 हेनरी जो होगा उसमें कितना मिली हेनरी होगा, 10 टू दी पावर 3 मिली हेनरी होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए इसमें से कौन सही है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर TA का मतलब होगा आपसे एवरेज लाइफ के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, हाफ लाइफ के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। ए का मतलब हुआ एवरेज लाइफ के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो एवरेज लाइफ होता है वो किसके बराबर होता है, 1/λ के बराबर होता है। अगर यही आपसे हाफ लाइफ पूछा होता कि हाफ, तो आप उस केस में आंसर देते 0.693/λ। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, TA मतलब एवरेज लाइफ के बारे में पूछा है, तो किसके बराबर होगा 1/λ के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक फिर से आ गया है हम लोगों के पास बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन में। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इस जो चारों ऑप्शन में से क्या करना है कि आपको 12 डेसिमल में लाना है। तो किसको हम लोग लाएंगे तो 12 आ सकता है। तो देख लीजिए 8421। अब बताइए इसमें से किसको किसको ऐड करेंगे तो 12 आएगा। 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो 8 के जगह पे 1 लिख दीजिए, 4 के जगह पे 1 लिख दीजिए, 2 और 1 के जगह पे क्या लिख दीजिए 0 0। तो यही इसका क्या हो जाएगा, बाइनरी। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, 1 1 0 0 और ये बेस 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ये रहा आपका 60 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फंडामेंटल गेट। फंडामेंटल गेट के लिए इसमें से कौन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 3 फंडामेंटल गेट होता है, एक एंड, एक और एक नॉट गेट। इसी तीनों गेट को मिलाकर हम और बहुत सारे गेट बना सकते हैं, इसलिए इसको फंडामेंटल गेट या कभी कभी यूनिवर्सल गेट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज। इसमें से कौन चार्ज नहीं है। तो देखिए अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पे भी चार्ज होता है और फोटोन पे चार्ज नहीं होता है। फोटोन एक चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। देखिए फिर से आ गया कलर कोड पे। तो क्या याद रखना है, बी वाई काउंट कीजिए। तो क्या आप पहुंच रहे हैं एलो तक, एलो ही पूछ रहा है, एलो पे आ गए हैं 0 1 2 3 4 यानी कि क्या हो जाएगा 4। येलो कलर किस चीज के लिए रिप्रेजेंट होगा, 4 के लिए रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 64 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, तो आप सभी को पता है, क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल बाई ए। तो यहां से रो क्या लिख सकते हैं, आर ए बाई एल। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू। पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, तो ये होता है डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट होता है ये आपका इक्वल होता है डीवी बाई डी एक्स के। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो देखिए फ्लक्स जो होता है फाई, ये बराबर होता है ई ए कॉस थीटा के। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा एक नंबर है तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचा, वोल्ट मीटर। तो खोजिए यहाँ पर वोल्ट मीटर कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर एन ई में कौन सा एन का वैल्यू नहीं हो सकता है। ये आपके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन है। तो एन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। एन का जो वैल्यू होगा वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन। देखिए चार्ज जो होता है ना, चार्ज वो हमेशा ई के, यहां पर देखिए यहां पर ई का मतलब होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर का जो चार्ज होता है ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं।
तो कोई भी चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो हमेशा इसी ई के इंटीग्रल मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है, उसी को एन ई लिखे हैं, यानी कि ये 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। आप सोच के देखिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका सी ऑप्शन है, ये आपका पॉइंट में दिया है 4.2, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 69 पे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए ये मॉडल प्रैक्टिस पेपर में भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा। तो देखिए कल भी था, जिसको हम लोग एक्सिस से डिनोट करते हैं, ये किसके बराबर होगा, 1 बाई ओमेगा सी के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस सेशन में 2021 में पूछे गए बिहार बोर्ड के फिजिक्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। तो इसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, ये आपको काफी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। और आने वाले जो दिनों में जो कुछ वीडियोस आएगा आपके लिए, तो उसमें हम लोग और 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 इन सालों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप तक लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और एक दो दिनों में हम लोग आप तक जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देंगे एज ए गेस्ट के रूप में, ताकि उसको आप पढ़कर अधिक से अधिक नंबर आप अपने एग्जाम में ला सके। और उसमें क्या होगा कि हम लोग जो क्वेश्चंस आपको देंगे, उस क्वेश्चंस को क्या करना है कि आपको एक प्रॉपर वे में उसको आंसर लिख के हम लोग जो ग्रुप बताएंगे उस ग्रुप पे आपको भेजना है। और उसमें से जो सबसे बेस्ट आंसर जिसका होगा, उसके लिए हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि उनको एक अच्छा सा कुछ गिव अवे दिया जाए। तो एक दो दिनों में वो आप तक पहुंच जाएगा, जिसके बारे में और डिटेल में हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो पहुंचे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ठंडा है, स्वस्थ रहिए, घरों में बंद रहिए और आराम से जम के पढ़ाई किया कीजिए। ठीक है, और इसी तरीके से लाइक कीजिए, आपका एक लाइक हम लोगों के लिए काफी मायने रखता है। ओके, थैंक यू।